प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज की जो हमारी वीडियो होगी, आज की वीडियो हमारी हिंदी से संबंधित होगी और आज हम बात करेंगे विशेषण की। आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन के एग्ज़ाम, और जहाँ पर भी आपका विशेषण टॉपिक लगा हुआ है, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग हो, रेलवे हो, है ना, बैंकिंग में आरआरबी में आपकी हिंदी आती है, एसएससी में आपकी जीडी में हिंदी आती है, रेलवे हो आपका, है ना। इसके अलावा आप जो है पुलिस की तरफ जा रहे हैं, आप एसआई की तरफ जा रहे हैं, पुलिस में भी एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, या आप यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, या फिर आप बात करना चाह रहे हैं आपका जो है पीसीएस की, आरओ की, एआरओ की, समीक्षा अधिकारी की, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सी टेट, ये जितने भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं और इनमें जिसमें भी विशेषण लगा हुआ है, तो उस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। तो खैर देखते हैं विशेषण होता क्या है। वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी चलेगी, बहुत ध्यान से समझेंगे, छोटी वीडियो नहीं होगी, क्योंकि विशेषण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो खैर बात करेंगे हम विशेषण की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका विशेषण है। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अभी जो आपका विशेषण हुआ आपका एक्चुअल में है क्या, तो जरा ध्यान से समझिए। पहले तो मैं परिभाषा की बात करूंगा। तो आपने इसकी परिभाषा आपने ऐसे पढ़ी होगी, सबने आपकी पढ़ी होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। मतलब एक ऐसा शब्द जो संज्ञा की परिभाषा बताएगा या फिर सर्वनाम की परिभाषा बताएगा, संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, वो आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो ये शब्द इसमें आपका एक्चुअल में फालतू है। जो नए विद्वान हैं वो इसकी परिभाषा, नए व्याकरणविद ये मानते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो एक्चुअल में इसकी परिभाषा यही होती है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहा जाता है। देखो कैसे, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिखा कि यह पेन लाल है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यह पेन लाल है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है? देखो ये मेरे पास एक पेन हुआ, मान लीजिए मार्कर है, मैं इसको पेन कह रहा हूँ, मैंने कहा यह पेन लाल है। तो एक्चुअल में यह है तो अपने आप में एक मार्कर या पेन हुआ, और इसकी विशेषता होगी आपका लाल होना। तो ये तो शब्द आपका हो जाएगा विशेषण, क्योंकि विशेषता किसने आपकी बताई है? लाल शब्द ने। तो ये तो आपका विशेषण कहलाता है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है पर्टिकुलर की, उसको कहा जाता है आपका विशेष्य। तो ये आपका हो जाता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या हो गया? विशेष्य वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। वो अपने आप में संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया हो सकती है, साधारण शब्द भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर केवल संज्ञा सर्वनाम कहना आपका पूरे तरीके से रिलायबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं इसी जो है उदाहरण को दोबारा लिख देता हूँ। अब मैंने आपके सामने लिखा था यह पेन लाल है। अब मैं इसी वाक्य को चेंज करके आपका लिखता हूँ कि यह लाल पेन है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि भाई मुझे आप इसमें विशेषण विशेष्य पहचान के बताओ, तो आप झट से बता दोगे सर लाल ने विशेषता बताई है, और विशेषता बताने वाले शब्द आपके हो जाते हैं एडजेक्टिव या विशेषण। और पेन, चूंकि आपका विशेषता इस पेन की बताई जा रही है, इस वस्तु की, तो ये वस्तु आपकी हो जाएगी विशेष्य। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक बात आपके सामने क्या क्लियर हो गई? विशेषण विशेष्य से पहले भी प्रयोग हो जाता है, विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयोग हो जाता है। दोनों पैटर्न अपने आप में सही हैं। लेकिन अगली बात ये आएगी, कौन सा पैटर्न इसमें अच्छा माना जाएगा, कौन सा पैटर्न आपका ज़्यादा सही है। तो पैटर्न दोनों सही हैं, बस ये ध्यान रखेंगे विशेषण हमेशा आपका कोशिश की जानी चाहिए कि आपका विशेष्य से पहले आपका हो। जैसे आपने कहा कि यह लाल पेन है, तो इसको हम कहते हैं ये आपका साधारण विशेषण का प्रकार है। इस प्रक्रिया को सामान्य विशेषण या साधारण लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सामान्य विशेषण कहा जाता है। जबकि जहां पर कोई वस्तु पहले आ रही है या आपका विशेष्य पहले आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन का विशेषण आपका विधेय विशेषण कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में आपका ये भी तरीके आ जाते हैं कि आपका सामान्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि आज मौसम अच्छा है,
तो आपका शब्द इस्तेमाल हो मौसम अच्छा है। अब देखो अच्छा विशेषता हो गई और विशेषता बाद में आ रही है तो आपका विधेय विशेषण हो गया। और आज अच्छा मौसम है तो आपका ये वाला वाक्य हो गया। बहुत सारा आप वाक्य ले सकते हो, जैसे आपने कहा कि जो है अंधेरा बहुत हो गया, या ऐसे कहते हैं आपकी रात अधिक काली है या रात काली है, तो रात काली है, रात का मतलब आपका विशेषता बताना, विशेष से पहले है, काली शब्द बाद में है, तो आपका विधेय हो गया। और काली रात है तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे, साधारण या सामान्य विशेषण क्या है और आपका विधेय विशेषण क्या है। तो एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है बताने के लिए। चलो खैर, ये तो हमारी बात हो गई विशेषण की परिभाषा की। अब देखो विशेषण के साथ आप कहोगे विशेष से। अब एक्चुअल में विशेषण की परिभाषा तो आपको पता लगी सर विशेषण क्या है। सर विशेषण आपका विशेषता बताने वाले शब्द। अब अगला मुद्दा हो सर ये विशेष से क्या होता है। विशेष से क्या है, अगर मैं इसकी परिभाषा करूं, वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए तो आपका विशेषण होगा। ये बात तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विशेष से करता क्या है, मुद्दे की बात आपकी ये है, इसका काम क्या है। ध्यान से समझेंगे। इसका कार्य आपका हो, जो आपके पास विशेषण हुआ, ये विशेषण का लिंग, वचन और कारक निर्धारित करता है। लिंग, वचन और कारक को निर्धारित करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कैसे निर्धारित करेगा, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। भी आप वीडियो को लास्ट तक देखो, जब आप लास्ट तक देखोगे तो इस बात का भी खुलासा होगा, लेकिन बाद में जाकर के, चूंकि बात आपकी आगे जाकर के रिलेट करेगी। चलो खैर, तो ये हमारी विशेषण की केवल विशेषण विशेष्य की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे प्रकार की, कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। चलो खैर देखते हैं। ये तो हमारा हो गया इसकी परिभाषा। तो मेरा आइडिया में आपको परिभाषा में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, आपसे एग्जाम में प्रश्न आएगा विशेषण कितने प्रकार का होता है साधारणतः, तो आप इसका आंसर लगाएंगे 4। ये बात मैं आपसे कई बार बताता हूं। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं, हमारे क्लास में होते हैं, तो उनको ये सारी बातें बताई जाती हैं। और ये भी क्लियर है कि जो हमारे हिंदी वाले बच्चे, जीएस वाले बच्चे हैं, तो वो खासकर से उन चीज़ों को सीख लेते हैं जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। चलो खैर, इस बात पर कभी और चर्चा करेंगे। तो विशेषण के प्रकार आपके एक्चुअल में 4 हो गए, लेकिन हम यहाँ पर 7 या 8 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 4 से तो काम चलेगा एग्जाम में, उसके अलावा भी कुछ पूछता है। तो देखो विशेषण के प्रकार मैं लिख देता हूँ आपके कौन कौन से हैं। पहले सारे प्रकार लिख देता हूँ। पहला विशेषण का आपका प्रकार कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण के 3 नाम हैं। इस सार्वनामिक विशेषण को ही आपका कहा जाता है संकेतवाचक विशेषण, या इसका एक नाम और है, इसी को कहा जाता है, आपका कुछ किताबों में लिखा होता है, निर्देशक विशेषण। तो ये एक नाम तो आपके सार्वनामिक के हो गए, 3 नाम आपके। इसके अलावा दूसरे विशेषण की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो दूसरा विशेषण आपका कहलाता है सार्वनामिक के बाद व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक। तीसरे विशेषण की मैं बात करूँगा तो वो आपका होता है बच्चे संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 की मैं आपसे बात करूँगा तो वो आपका होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 5 आपका कहलाता है इसी हिसाब से परिमाणवाचक। परिमाण मतलब आपका क्वांटिटी, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा अगर मैं आपसे और चर्चा करूं तो अगला आपका होता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो आपके क्रिया विशेषण होते हैं। इसके अलावा आपका होता है प्रय विशेषण, और प्रय विशेषण का एक नाम और है, इसको ही आपका कहा जाता है अर्ध विशेषण। और एक आपका होता है लास्ट, जिसको आपको कहा जाता है निपात। और इन निपात को ही आपका एक शब्द और इस्तेमाल करती हैं कुछ किताबें, इसको अविशेषण भी कहा जाता है। अविशेषण। तो पहले तो मैंने 8 प्रकार लिख दिए विशेषण के लिए, एक्चुअल में तो 4 मानेगा। जो 4 एक्चुअल हैं, मूल हैं,
एक है ना, जो वो मूल आपके कौन से मान पर टिक कर देता हूँ, ये आपका मूल में आता है सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आपका मूल प्रकार है, गुणवाचक विशेषण मूल प्रकार है, और साथ में आपका परिमाणवाचक भी आपका मूल प्रकार ही माना जाता है। अब तो ये बात होगी हमारे प्रकार की, तो इसका आंसर आप 4 लगाएंगे। ठीक, अगली बात करेंगे तो अगली बात हो जाएगी आपका जो संख्यावाचक विशेषण है, ये आपका भैया 2 भागों में आपका बटा होता है। इसको साधारण तरीके से 2 भागों में बांटते हैं, आप सबको पता होगा। एक तो हम इसको कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा आपका कहलाता है इसमें अनिश्चित संख्यावाचक। 2 प्रकार के हो गए। अब अगर मैं इस निश्चित संख्यावाचक की बात करूं तो निश्चित संख्यावाचक भी अपने आप में 2 प्रकार का है। एक तो आपका इसमें होता है पूर्णांक बोधक, और एक आपका होता है अपूर्णांक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ निश्चित संख्या एक बार तो आपकी पूरी होगी और एक बार आपकी जो है अधूरी संख्या होगी, है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाता। अब ये जो आपका पूर्णांक बोधक है, ये भी अपने आप में कई प्रकार का होता है। देखो कौन कौन सा आपका इसमें होता है। हम इसमें आपका लिख सकते हैं, आपका गणना बोधक आपका इसमें होता है, गणना बोधक की हम इसमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे इसमें बात कर सकता हूँ आपकी क्रम बोधक की। इसके अलावा इसमें आपका आता है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक के अलावा मैं आपसे इसमें बात कर सकता हूँ जो है विप्सा बोधक की, विप्सा बोधक। इसके अलावा मैं आपसे इसमें बात कर सकता हूँ समूह बोधक की, इसको समुदाय बोधक भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें एक और होता है, उसकी अगर मैं डीपली आपसे बात करना चाहूँ, समूह बोधक, प्रत्येक बोधक। तो 6 प्रकार तो आपके पूर्णांक बोधक के अंदर ही हो गए। तो इसलिए इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है विशेषण का, जितना कि हम लोग इसको आसानी से ले लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात समझेंगे। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, समूह बोधक और प्रत्येक बोधक, तो इन दोनों को मूल रूप से या सॉरी आपका ज्वाइंट रूप से जो है संयुक्त रूप से इन दोनों को एक नाम दिया जाता है। इनको आपका कहा जाता है विभागवाचक। तो ये दोनों आपके विभागवाचक विशेषण होते हैं। तो ध्यान रखेंगे बहुत सही तरीके से, एग्जाम में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा कि आपको उसे पढ़ने की और एक्स्ट्रा आवश्यकता पड़े। अगर आप केवल इस वीडियो को ही पूरा देख लोगे और सही से अपने दिमाग को जो है सेंट्रलाइज करके इन चीज़ों को सीखोगे, तो आपके एग्जाम में शायद कोई प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा, चाहे आप टेट दें, सी टेट दें, सुपर टेट दें, या आप रेलवे दें, SSC दें, बैंकिंग दें, या फिर RO ARO PCS, है ना, UPSC तक भी जाएँ। चूँकि आपका व्याकरण का टॉपिक है तो मैं UPSC की बात कर सकता हूँ यहाँ पर। उसमें जो 2-4 आपके टॉपिक लगे हुए हैं, सारे तो खैर नहीं है, तो आपका कोई प्रश्न आपका बाहर जाने का आपका कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा परिमाणवाचक भी अपने आप में 2 प्रकार का होता है। इसको हम कहते हैं, एक आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक आपका इसमें होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, तो इस तरीके से आपका विशेषण ये होता है। अब बात करेंगे हम क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण एक्चुअल में अपने आप में कई प्रकार का होता है। अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ तो, अगर मैं इसके प्रकार लिखना चाहूँ तो इसके भी बहुत सारे आपके प्रकार आ जाते हैं। जैसे आपका इसमें पहला आ जाता है कालबोधक, समय का बोध कराने वाला। आपका इसमें आ जाता है स्थानीय स्थिति बोधक, स्थान का बोध कराने वाला। इसके अलावा आपका इसमें आ जाता है रीति बोधक। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ, इसमें आपका आ जाता है गुणबोधक। इसके अलावा इसमें आपका आ जाता है परिमाण बोधक, है ना, परिमाण बोधक यहाँ भी आपका आता है। परिमाण एक्चुअल में इसका पूरा नाम आपका होगा परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, गुणबोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण, और इसके अलावा एक आपका आता है यौगिक क्रिया विशेषण।
तो ये इतना बड़ा मटेरियल है जो कि आपको विशेषण के नाम पर 10 मिनट में आपको बता दिया जाता है। ये पूरा आपका विशेषण का चार्ट हुआ। आप इस चार्ट को एक बार बहुत सही तरीके से समझेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कम से कम चार्ट तो पता होना चाहिए। खैर, तो अब मैं आगे बात करना चाहूँगा कि किस विशेषण में आपका होता क्या क्या है। अभी तक केवल हमने विशेषण की परिभाषा देखी है, विशेष्य क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा की है, और हमने बात की है विशेषण के प्रकार की, एक चार्ट बनाया। अब हम सब के बारे में, इन सब परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे विशेषण पर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, हम विशेषणों की तुलना के बारे में भी बात करेंगे, तब जाकर के विशेषण आपका कहीं टॉपिक पूरा होगा। तो एक कंप्लीट वीडियो में ही आपको इसे बताएंगे। चलो खैर, बात करेंगे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ऊपर वाले कंडीशंस को लिखी रहने देता हूँ, ऊपर वाले प्रकार को लिखे रहने देता हूँ और नीचे वालों को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड पर थोड़ी जगह चाहिए। चलो ज़रा ध्यान से समझेंगे आपके विशेषण होते क्या, कहाँ से आपकी शुरुआत होगी। तो खैर, मैं बात करना चाहूँगा आपका सबसे पहले सार्वनामिक विशेषण की। चलो जी देखते हैं सार्वनामिक विशेषण आपके एक्चुअल में होते क्या हैं। अब मैं केवल इनके नाम लिखे रहने देता हूँ, या फिर संकेतवाचक विशेषण। देखो, अगर मैं इनकी परिभाषा की बात करूं तो सार्वनामिक विशेषण आपके होंगे क्या, इसकी परिभाषा ये बनेगी, ऐसे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं या विशेषण का कार्य करते हैं, वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा शब्द होगा जो सर्वनाम भी होगा और जो विशेषण भी होगा। अब एक प्रश्न आएगा, सर ये सर्वनाम क्या है? तो जरा बात करेंगे सर्वनाम आपका क्या है। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आपका सर्वनाम क्या है, तो सर्वनाम के बारे में आप सब जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। देखो, मैं आपके सामने कुछ वाक्य लिख रहा हूँ और आप खुद समझ जाएंगे कि सार्वनामिक विशेषण एक्चुअल में है क्या बच्चे। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा कि वह कार है। ठीक, एक बात तो आपकी हो गई। दूसरी बात है, मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि जो है गौरव मेरा भाई है। ठीक, अब देखो, अब मैं इन दोनों ही वाक्यों की बात करता हूं। मान लीजिए मैं पहले वाक्य की बात करता हूं, तो पहले वाक्य में आपका सर्वनाम क्या है पहले, चूंकि सार्वनामिक विशेषण में आपको सर्वनाम के बारे में ही पहले चेक करना पड़ेगा, फिर अगला हम बात करेंगे उसके विशेषण के बारे में। तो पहले वाक्य में आपका सर्वनाम क्या है, वह। ठीक, ये वह आपका सर्वनाम हो गया। अभी सर्वनाम किस प्रकार का है, ये सर्वनाम के टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर वह सर्वनाम हुआ। वह ने किसकी विशेषता बताई आपकी, किसी की विशेषता नहीं बताई। वह ने केवल इंडिकेट किया है कि वह क्या है, कार है। दूसरी बात समझो ध्यान से, मैंने कहा जी गौरव मेरा भाई है। अब इस वाक्य में आपका सर्वनाम क्या है, सर्वनाम आपका हो गया मेरा। अब ये मेरा ने किसकी विशेषता बताई, गौरव की, और गौरव है क्या मेरा, तो गौरव मेरा भाई है। अब ध्यान से देखो, जो मेरा शब्द है ये एक्चुअल में अपना सर्वनाम भी है और साथ में विशेषता भी बता रहा है गौरव की। ठीक, इसका मतलब ये आपका जो शब्द हुआ ये आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण या फिर आपका संकेतवाचक विशेषण। तो इस तरीके के जो आपके विशेषण होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि यह मार्कर है, कोई विशेषण नहीं है, यह मेरा मार्कर है, ये विशेषण हो गया। यह पंखा है, कोई विशेषण नहीं है, और मैंने आपसे कह दिया कि यह तुम्हारा पंखा, ये आपका विशेषण हो जाएगा आपका सार्वनामिक। तो ध्यान रखेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यह घड़ी है, तो यह घड़ी है, कोई विशेषण नहीं है। यहाँ पर मैं दो बातें और तुम्हारे सामने क्लियर करता हूँ। एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, यह घड़ी है। एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा कि यह मेरी घड़ी है। और एक वाक्य आपके सामने लिखा कि यह HMT की घड़ी है। नहीं, ऐसे नहीं लिखते, मैं आपका लिख देता हूँ यह पीली घड़ी है। गोल्डन कलर है नहीं, सुनहरा, चलो खैर पीला लिख देता हूँ, यह पीली घड़ी है। इन तीन वाक्यों को देखो। पहले वाक्य की बात करोगे, पहले वाक्य में यह आपका सर्वनाम है, ये केवल सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण की बात नहीं करता, क्योंकि इसने बताया कि यह घड़ी है, केवल उसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा वाक्य, यह मेरी घड़ी है, तो जो मेरा शब्द है वो आपका घड़ी के बारे में आपकी चर्चा कर रहा है कि घड़ी किसकी है, मेरी है, तो इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ऐसे ही यह पीली घड़ी है, तो क्या पीली घड़ी में सार्वनामिक विशेषण माना जाना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका शब्द है यह है, यह तो बात कर रहा है सर्वनाम की,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यह कैसी घड़ी है? पीली घड़ी है। अब ये जो पीला शब्द है ये विशेषण तो है, लेकिन ये सर्वनाम नहीं है, ये उसके गुण बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यह पीली घड़ी है, गुणवाचक विशेषण होगा। आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो चलो खैर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला आपका हो गया सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आगे हम बात करेंगे, अब कुछ इसके बाद एग्जाम्पल लिख देंगे, जब सारे हो जाएंगे तो आप और समझ जाओगे अच्छे तरीके से। दूसरा हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण की। देखो व्यक्तिवाचक विशेषण होते क्या हैं। अब मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूंगा तो ये इनको आपका संज्ञावाचक विशेषण भी कहा जाता है। वैसे इनका एक आपका नाम और है, इनको आपका कहा जाता है संज्ञावाचक विशेषण। तो ये आपके सार्वनामिक विशेषण है, आपके संज्ञावाचक विशेषण है। इनकी परिभाषा क्या होती है? अगर मैं ऐसे कहूं कि ऐसी संज्ञा जो विशेषण का कार्य करती हो, वो आपका जो है व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। तो देखो कैसे हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने अगर आपके सामने वाक्य लिखा, मैंने कहा आपसे इलाहाबादी अमरूद, मैं कुछ आपके सामने उदाहरण लिख देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा गया बनारसी साड़ी, आप मान लीजिए कह सकते हैं रामपुरी चाकू, है ना। आप कह सकते हैं बनारसी आम, आप कह सकते हैं आप जो है नागपुरी संतरा। तो बहुत सारे आपके ऐसे शब्द हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली आपकी बात नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, या अब आप जो है इस शब्द को पूरे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि बनारसी साड़ी अच्छी होती है, क्या इलाहाबादी, मुझे इलाहाबादी अमरूद पसंद है ना। जो है चोर के पास रामपुरी चाकू था, नागपुरी संतरा मीठा होता है ना, या फिर बनारसी आम खाने में अच्छे लगते हैं। आप इसको पूरा वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। विशेषण को अंडरलाइन करेंगे, विशेष्य को छोड़ देंगे। देखो इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी विशेषता हो गई, तो ये आपका हो गया विशेषण, इसको अंडरलाइन कर देंगे। अमरूद आपका हो गया विशेष्य, तो जो है विशेष्य को हम जो है बॉक्स में बंद करेंगे। बनारसी साड़ी, देखो बनारसी उसकी होगी विशेषता, और साड़ी अपने आप में एक आपका आर्टिकल का नाम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामपुरी अपने आप में विशेषता हो गई, रामपुर का चाकू हो गया, और चाकू अपने आप में एक आर्टिकल का नाम हो गया, एक वस्तु का नाम हो गया। ऐसे ही बनारसी अपने आप में विशेषण हो गया, और जबकि आपका हो गया विशेष्य, यहाँ पर ये विशेषण है, ये आपका विशेष्य है। अब इसमें देखो जिन शब्दों पर अंडरलाइन है वो अंडरलाइन वाले शब्द आपके विशेषण हैं कि नहीं है। अब ये इन विशेषण को जरा ध्यान से देखो, इन विशेषण में आपकी एक संज्ञा निकल रही है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, आप सबको पता होगा, जिसको पर्सनल नाउन कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पर्टिकुलर नाम की बात करे। जैसे आपने कहा हिमालय, पर्वतों का एक प्रकार होगा हिमालय, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा राम, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया। आपने नदी का नाम ले दिया यमुना, है ना। आपने शहर का नाम ले लिया बिजनौर, देश का नाम भारत, महाद्वीप का नाम एशिया। तो इस तरीके से ग्रह का नाम बता दिया आपने पृथ्वी, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके शब्द हैं वो सब आपके होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे आपके शहरों के नाम हैं, और ये शहरों के नाम स्पेशल नाम है, जो कि नागपुर अपना एक आपका पर्टिकुलर नाम हो गया, इलाहाबाद पर्टिकुलर नाम है, बनारस पर्टिकुलर नाम है, रामपुरी पर्टिकुलर नाम है, अमृतसरी नान कह दो अमृतसरी पर्टिकुलर नाम, अलीगढ़ी ताले अलीगढ़ आपका पर्टिकुलर नाम हो गया। तो बहुत सारे आपके ऐसे शब्द हो जाएंगे, क्योंकि इनमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। क्योंकि संज्ञा है इसी वजह से इनको कहा जाएगा संज्ञावाचक विशेषण। तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो दो प्रकार आपके हो गए। तीसरी बच्चे हम बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। चलो जरा संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। अच्छा, इस संख्यावाचक से पहले मैं 1 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ गुणवाचक विशेषण की। तो गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? तो ये गुणवाचक विशेषण क्या है? ये कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु का गुण बताते हैं। अब गुण वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सर आप उसके रंग की बात कर सकते हो, आप उसके रूप की बात कर सकते हो, आप आकार की बात कर सकते हो, आप आकृति की बात कर सकते हो, है ना। इस तरीके से आप कई सारी बात, आप उसकी दशा की बात कर सकते हो,
आप उसकी दिशा की बात कर सकते हो, आपको इसकी स्थिति की बात कर सकते हो। जैसे कैसे, मान लीजिए आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है, ये उसका गुण हो गया, आदत हो गई, तो कैसा आपका विशेषण होगा? गुणवाचक। मान लीजिए आपने कहा वह काली गाय है, अब देखो गाय है काली होगी तो इसके रंग की बात हो गई। आपने कहा कि गौरव सुंदर लड़का है ना, राम बहुत होशियार है, यह मेज गोल है, तो आपकी क्या हो गया? आकार की बात होगी। आपने कहा यह बड़ी मेज है, तो आपकी किसकी बात होगी? आकृति की बात हो गई कि मेरी कार नई है, मेरी कार, चलो ऐसे कर देता हूँ आपकी, कि पुरानी है, तो पुरानी है, उसकी दशा की बात हो गई। आपने कहा कि हम भारत के, हम जो है उत्तरी भारत में रहते हैं, उत्तरी भारत के निवासी हैं। तो अगर आप इस वाक्य की बात करना चाहो तो उत्तरी भारत, यहाँ पर दिशा की बात चल रही है, तो जितने भी आपके ऐसे शब्द आएंगे वो सारे के सारे आपके गुणवाचक हो जाएंगे। और ये विशेषणों का सबसे बड़ा प्रकार माना जाता है गुणवाचक, है ना। तो आपको नॉर्मल किताबों में गुणवाचक ही मिलता है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है। तो इसमें कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, शायद आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो खैर, ये भी हमारा हो गया नंबर 3। मैं बात करूँगा नंबर 4 के विशेषण पर, जो कि हमारा संख्यावाचक था, अभी छोड़ करके आए थे। अब जरा ध्यान से देखेंगे संख्यावाचक है क्या। नाम से पता लग रहा है सर, इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा आपकी हो जाएगी जिन विशेषणों से संख्या का पता लगता हो, जिन विशेषणों से संख्या का पता लगता हो। अब संख्या का पता आपका कैसे लगेगा, जरा बात करेंगे। तो देखो संख्या का पता आपका ऐसे लगेगा, जैसे मान लीजिए कहा कि मेरे पास 4 मार्कर्स हैं, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, मेरे पास एक घर है ना। इस तरीके के जो आपके शब्द आ जाएंगे तो वो संख्या की बात करें। उसने कहा कि उसके पास कई सारे लड़के हैं, उसके 4 दोस्त हैं, उसके कई दोस्त हैं, तो जो कई दोस्त हैं वो संख्या की बात करें, गिनती की बात की जा रही है। तो जिन चीज़ों को गिना जा सकेगा वो आपकी संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगी। अब ये संख्यावाचक विशेषण आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सर, ये तो 2 प्रकार का था जी। कौन सा था सर? एक आपका था संख्यावाचक, सॉरी आपका जो है निश्चित संख्यावाचक, जो कि आपकी पर्टिकुलर संख्या थी, निश्चित संख्यावाचक। और एक आपने लिखा था सर अनिश्चित। आप चाहो तो आप अपने चार्ट को देखो जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या हुआ? जैसे आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे आपने कहा 1 लड़का, 2 लड़के, 3 आम, 4 पंखे, 5 कुर्सी, 2 गाड़ी, 1000 रुपये, है ना। इस तरीके के आपके जो शब्द है वो निश्चित संख्या का बात कर रहे हैं। अनिश्चित में आपने कहा कई लड़के, हजारों आदमी। अब हजारों कितने हो गए? ये तो क्लियर है कि 1000 शब्द है, लेकिन हजारों आपका जब शब्द आया तो आप पता समझ नहीं पा रहे कितने हैं, लेकिन चूंकि गिना जाएगा उन्हें तो संख्या हो गई। लेकिन अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्या। लॉकडाउन में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तो करोड़ नहीं हुए बल्कि करोड़ों हो गए, तो आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। भाई मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ कि लगभग 2000 आदमी शादी में आएंगे, तो जो 2000 आदमी आपका शब्द है लगभग, एक्चुअल में अगर मैं कहता कि 2000 आदमी शादी में आएंगे तो निश्चित संख्यावाचक है, बिल्कुल पर्टिकुलर जी 2000 आपके होंगे। लेकिन मैंने कहा लगभग 2000 होंगे, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो ये आपका कैसा हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने आपसे कहा कि 100 से अधिक आदमी से कल में मिला, अगर मैं कहता कि 100 आदमियों से कल में मिला तो निश्चित संख्यावाचक। लेकिन 100 से अधिक, कितने अधिक ये नहीं पता, या 100 से कम तो भी नहीं पता, तो जो भी ऐसी संख्या होती है वो आपकी अनिश्चित में आपकी आएगी। मान लीजिए आपने कहा कि जो है 1000-2000 रुपये तो हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अब आपने, अगर आप कहते कि 1000 रुपये हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं तो निश्चित संख्या थी, पर्टिकुलर 1000। आपने कहा 1000-2000 तो पता नहीं लग रहा कि बात 1000 की है, 2000 की है, 1200 की है, 1400 की है, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। मेरे हिसाब में आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब निश्चित संख्यावाचक 2 प्रकार का था, जिसमें आपका था पूर्णांक और आपका अपूर्णांक। पूर्णांक बोधक का मतलब था जहां पर आपका आएगा 1 लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, 2 आम, 5 आम। अपूर्ण का मतलब क्या है? अपूर्ण का मतलब आपका ज़्यादा होगी। जैसे आपने कहा आपका कि 1.5 आम, अब ये अपूर्ण हो गया, पूरा तो हो नहीं पाया, है ना। तो 1.5 पूरा तो आपने कहा 1.25-2 घंटे,
तो पौने 2 का भाई मान लीजिए आपने कह दिया तो पौने 2 का मतलब आपका क्या हो गया, आपने कहा पौने 2,000 रुपये, तो पूरी नहीं हुई संख्या, तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी अपूर्ण संख्या, है ना। पूरी आपकी होती है 2, जैसा आपने कहा जी 2,000 रुपये, तो आपको होगा अपूर्ण और आपका पूर्ण। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब अगला बात हम करेंगे निश्चित संख्यावाचक आपके कई सारे प्रकार थे, उन प्रकार के बारे में आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल्स के तौर से समझा देता हूँ। तो इसमें जो आपका सबसे पहला प्रकार था, हमने लिखा था आपका गणना बोधक। गणना बोधक के बाद मैंने आपके सामने अगला लिखा था क्रम बोधक। क्रम के बाद शायद अगला आपका आवृत्ति बोधक था। इसके बाद शायद आपका समूह बोधक था, है ना। गणना था, क्रम था, आवृत्ति था, समूह बोधक था, या चल जो भी है, कुछ विप्सा था शायद, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, विप्सा बोधक था आपका। इसके बाद आपका समूह बोधक था या समुदाय बोधक, और था आपका प्रत्येक बोधक। तो देखो 6 प्रकार इसमें लिखे थे, शायद 6 हो गए आपके, 2 4 6, हाँ। तो अब मैं इसके उदाहरण लिख देता हूँ और आप उदाहरण से बहुत आसानी से समझ जाएंगे। गणना, गणना का मतलब है काउंट करना, आप जिस चीज़ को काउंट कर सको। जैसे आपने कहा कि 2 लड़के, तो आप काउंट कर रहे हो पूरे एग्जैक्टली, 2 लड़के हो गए। आपने कहा 5 आम, आप काउंट कर रहे हो। मैंने आपसे कहा 4 पेन, है ना। आपने कहा 1,000 रुपये, चाहे 1,000 वैसे लिख दो, चाहे आप संख्या में लिख दो, 1,000 रुपये एक ही बात है, यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रम बोधक का मतलब क्या, आप उसमें क्रम आए। क्रम का मतलब आपका उसका सीरियल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। जैसे आपने 2 लड़के की जगह आपने शब्द कहा सर दूसरा लड़का, अब ये उसके क्रम की बात हो गई। 5 आम की जगह आपने कहा मान लीजिए 5वां आम। आपने कहा चौथा पेन। अब 1000वां रुपये है तो खैर रिलायबल नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं 1000वां पेड़। मान लीजिए आपने पेड़ लगा, वहाँ पर बात चले तो मतलब एक क्रम, उसका क्रम अगर आप यहाँ से काउंट करो तो आपका थाउजेंथ उसका जो है सीरियल निकलेगा। तो अगर किसी क्रम की बात आ रही है तो आपका ये हो गया। अब देखो मान लीजिए आपने कहा दूसरा लड़का किस प्रकार का विशेषण है, सर क्रमबोधक। क्रमबोधक ऑप्शन में तो निश्चित संख्यावाचक, ये भी ना हो तो आपका जो है इसमें बात करेंगे हम पूर्णांक बोधक, और ये भी ना हो तो आपका संख्यावाचक। अच्छा, और बात करना चाहूँ आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है आपका बारंबार आपका रिपीट होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। जैसे यहाँ पर गुना शब्द का प्रयोग होगा, जैसे आपने कहा 2 गुना लड़के आ गए सर। आपने कहा मैं 5 गुना आम खा जाऊंगा, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ आपका 5 गुना रुपए, ठीक है। और मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 गुना पेन, तो ऐसे आपके शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, आप आसानी से इसको समझ होंगे। वीप्सा बोधक। वीप्सा बोधक का मतलब क्या होता है, शब्द को समझिए, आपका व्यापक किस चीज़ को आपका जो है एक चीज़ों को अलग करने का काम करेगा। अलग तो नहीं कह सकता, आपका उनको फैलाने का काम करेगा, उसका एक क्षेत्र विस्तृत करेगा वीप्सा बोधक। और इस वीप्सा बोधक में आपके जो उदाहरण है आपके कैसे आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर रिपीट हो रही है ना, इसको रिपीटेशन भी कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि 5 लड़के आए या 5 लड़के आएंगे, तो आपने शब्द का प्रयोग किया कि 5 आएंगे, एक बार में 5, फिर 5, फिर 5, तो रिपीटेशन हो रहा है। और बराबर का हो रिपीटेशन तो आपका कैसा हो गया, ये वीप्सा बोधक हो गया। आपने कहा कि हर 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपकी बात क्या होगी, यहाँ पर भी आपका रिपीट हो रहा है 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद। तो जहाँ पर आपका ऐसा रिपीटेशन होगा किसी भी प्रकार से, वो आपका वीप्सा बोधक होगा। शायद आप समझ चुके होंगे। समूह बोधक, सर समूह का मतलब समझते हैं ग्रुप या समुदाय होता है। इसकी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप बहुत आसानी से यूँ समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 4 लड़के आ जाओ, है ना। मैंने आपसे ऐसे कह दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 आम बेकार निकले या अच्छे निकले, है ना। तो ये आपके सारे, अच्छा देखो मान लो अगर मैं इस शब्द में प्रयोग करूं कि हज़ारों रुपए
खर्च कर देता हूँ, तो हजारों शब्द अगर आप यहाँ लोगे तो वो आपका अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि हजारों में नहीं पता कितने हजार, पाँचों में तो पता है 5 की ही बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो खैर, प्रत्येक बोधक का मतलब यहाँ पर आपका प्रत्येक या हर एक की बात चलेगी। जैसे आपने कहा कि हर एक लड़का आएगा, प्रत्येक लड़का, आपने कहा एक एक लड़का, तो ऐसी बात जो आपकी चल रही है आपकी प्रत्येक बोधक की चल रही है, जो आपकी प्रत्येक की बात करे। जैसे आपने कहा जो हर एक लड़का, एग्जैक्ट प्रत्येक शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि प्रत्येक आदमी, तो ये हो गया। और इन दोनों को पर्टिकुलर रूप से आपका कहा जाता है विभागवाचक, थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो आपके विभागवाचक हैं जो कि चीज़ों को आपका अलग करते हैं या फिर आपका एक ग्रुप में बांध देते हैं। देखो यहाँ पर 5 लड़के, 6 लड़के, 10 लड़के हो गया, और यहाँ पर हर एक की बात चली। तो ये इतना बड़ा आपका था संख्यावाचक विशेषण, इसको समझने में आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। आगे मैं बात करना चाहूँगा, आप इसको उतार लें आराम से। गुणवाचक हमारा ऑलरेडी हो चुका, अगली हम बात करेंगे भैया परिमाणवाचक। तो इस परिमाणवाचक को जरा बड़े ध्यान से समझेंगे। परिमाण का मतलब क्या होता है? मापतोल, क्वांटिटी की चर्चा इसमें होती है। तो जिस विशेषण से आपका किसी भी वस्तु के परिमाण का बोध होता हो, और परिमाण मतलब आपका मापतोल। वो आपका होता है परिमाण बोधक या परिमाणवाचक। देखो कैसे, ये भी एक्चुअल में आपका 2 प्रकार का आपको बताया गया था। एक तो हमने इसमें आपका लिखा था निश्चित परिमाण, और दूसरे की हमने बारे में चर्चा की थी आपका अनिश्चित परिमाण की। एक तो आपका था इसमें निश्चित परिमाण बोधक, और सेकंड वन इज आपका अनसर्टेन, आपका अनिश्चित परिमाण बोधक। देखो परिमाण और संख्या में क्या डिफरेंस है? संख्या को गिना जाता है, परिमाण को मापा या नापा या तोला जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा एक शब्द, मैंने कहा कि जो है मैं 4 किलो आम खाऊंगा। तो बात आई 4 किलो आम। देखो 4 आम होता तो संख्या थी, गिन रहे थे, आपने कहा 4 किलो, तो जो किलो शब्द है आपका दिखा रहा है परिमाण को। ठीक, और चूंकि कितने किलो है? 4 किलो, तो निश्चित बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं कई किलो आम खाऊंगा, अब देखो ये बात हो गई, किलो शब्द ने दिखाया परिमाण को, लेकिन कई क्या बता रहे कि ये नहीं पक्का पता कि कितने किलो हैं, तो ये भी आपका हो गया। अच्छा, और अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 लीटर दूध, मैं 1 लीटर दूध पी जाऊंगा या पीता हूँ, तो 1 लीटर, लीटर किसको दिखा रहा है सर? परिमाण को। 1 किसको दिखा रहा है? निश्चित को, तो आपका हो गया निश्चित परिमाण। जबकि मैं आपसे कहूँ कि आधा दूध मैं पीऊंगा, देखो यहाँ पर आधा तो दिखाया अनिश्चित को, ध्यान से समझेंगे, लेकिन दूध शब्द है, अब दूध परिमाण में हो काउंट होगा या संख्या में? तो जाहिर सी बात है दूध को आप गिन नहीं पाओगे, आप केवल उसको मापोगे, तोलोगे, तो ये अंडरस्टूड सी बात है। आपका कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस आधा की जगह एक शब्द आपका लिख दूं, आधा किलो दूध, तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये भी समझ रहे हैं आधा किलो दूध का मतलब ये हुआ कि किलो दिखा रहा है परिमाण को, और आधे यहाँ पर आधा शब्द निश्चित हो गया, यहाँ पर आधा शब्द दिखा रहा था अनिश्चित को। तो ऐसे इसमें कन्फ्यूजन होंगे, आप उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 2 मीटर रस्सी है, तो 2 मीटर रस्सी आपका किसका बोध कराएगी? किस शब्द का सर? 2 मीटर रस्सी। 2 मीटर रस्सी का मतलब क्या? मीटर किसको दिखा रहा है? परिमाण को। 2 दिखा रहा है निश्चित को। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास कई मीटर रस्सी है, तो ध्यान से देखो मीटर किसको दिखा रहा है? परिमाण को। कई पता नहीं, यानी कितनी? अनिश्चित आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका इसमें प्रभाव पड़ता है। अब देखो मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा जो आपको कंफ्यूज करेंगे। वो आपको कंफ्यूज कहाँ पर करेंगे? वो आपको 4 बातों में कंफ्यूज करेंगे, आप इसको ध्यान से समझेंगे। अब मैं 1 मिनट के लिए कंपैरिजन कर लेता हूं इन दोनों का, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक के 2 प्रकार आपके हुआ करते थे साधारण तौर पर। संख्यावाचक के 2 प्रकार थे। एक तो आपका था निश्चित संख्यावाचक, दूसरा आपका था इसमें अनिश्चित संख्यावाचक। मैं ऊपरी तौर पर आपकी बात कर रहा हूं। इसमें भी 2 प्रकार थे, जो यहाँ पर तीसरा आपका बन जाएगा निश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ पर इसका जो दूसरा प्रकार था वो चौथा आपका बन जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जी, अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूँ जो आपको कंफ्यूज करेंगे, केवल उसके सामने 1 2 3 4 लिख देंगे कौन सा आपका किस पर आएगा। देखो जरा ध्यान से, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखे 4 आम, मैंने आपसे कहा कुछ आम, मैंने आपसे कहा कितने आम, मैंने आपसे कहा आधे आम, 2 किलो आम। ठीक, और देखो मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 2 केले, आधा दर्जन केले, आधे केले। इस कंफ्यूजन को समझ जाओगे सारा काम क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, इनके नीचे में 1 2 3 4 लिखेंगे तो 1 2 3 4 का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होगा। देखो पहला आपका जो शब्द है वो आपका क्या है सर, 4 आम। देखो आम 4, आम की संख्या की बात हो रही है बिल्कुल, और संख्या भी निश्चित है सर, 1 2 3 4 क्लियर है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 1, मतलब निश्चित संख्यावाचक का बोध करा है। कुछ आम, देखो कुछ आम का मतलब ये 2 सेंस में काम करेगा, कुछ आम या कितने आम। मैंने आपसे कहा आपने कितने आम खरीदे, तो आंसर होगा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो किलो का मतलब आपका परिमाण। मैंने आपसे कहा कितने आम खाए, सर 3 आम खाए, 4 आम खाए, 2 आम खाए, तो ये बात कहाँ की करेगा आपकी संख्यावाचक की। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका कंफ्यूज करेगा तुम्हें कि कितने आम को कहाँ लिखें और कुछ आम को भी कहाँ लिखें। तो ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल में जो कितने शब्द है, ये कितने शब्द 2 चीज़ के लिए प्रयोग होता है, हाउ मच और हाउ मैनी, ये दोनों के लिए आपका प्रयोग होगा। ठीक है, हाउ मैनी का मतलब आपका हो जाएगा कि परिमाणवाचक, और हाउ मच का मतलब आपका हो जाएगा, सॉरी हाउ मैनी का मतलब संख्यावाचक, हाउ मच का मतलब परिमाणवाचक। तो अब ऐसी कंडीशन में सर इसको कहाँ रखें, तो ये पूरा वाक्य जो दिया होगा उसके बेस पर ही आप इसको काउंट करोगे। जैसे वाक्य दिया कि तुम कितने आम खा सकते हो, तो इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा संख्यावाचक, क्योंकि आप पर्टिकुलर में 2 3 किलो खाने की बात नहीं करोगे, ये जनरल सेंस है आपका। ठीक, 1 2 खली वली को छोड़ देंगे आप। जैसे आपने कहा कि क्या नाम, तुम कितने आम, मैं कुछ आम खरीद रहा हूँ, सर जब मैं खरीदूंगा तो गिन के नहीं खरीदूंगा, साधारणतः की बात चल रही है आपकी, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा परिमाणवाचक। ध्यान से समझ लेंगे, कुछ को जैसे मैं कहूँ मैं कुछ आम खा सकता हूँ, मतलब 2 3 खा सकता हूँ, तो यही वाले कुछ में आपका संख्यावाचक हो गया है ना। आपने कहा कि उसने कितने किलो आम, कितने आम खरीदे, आपने कहा सर 4 किलो खरीदे, तो इसका आंसर परिमाणवाचक। तो ये तो समझ में आ गया कि दोनों में आपके प्रयोग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में केवल ऐसे आ गया कि कुछ आम, इसमें आपका आंसर क्या लगाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप साधारणतः बात करेंगे, क्योंकि आम खरीदे कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर बात खरीदने की चलेगी, खाने की नहीं चलेगी साधारणतः। तो ये दोनों आपके परिमाणवाचक को रिप्रेजेंट करेंगे साधारण कंडीशन में। परिमाणवाचक निश्चित मतलब का वाक्य आपका हो गया 3, नहीं अनिश्चित परिमाणवाचक है ना, क्योंकि परिमाण तो है आपका ये, लेकिन अनिश्चित है, कुछ और कितने हैं, तो नंबर 4 की बात करेगा, ये भी नंबर 4 की बात करेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। आपसे कहा कि सर आधे आम, अब बात देखो 2 शब्द हैं, आधे आम और आधा आम। आपने कहा आधा आम, तो आपका होगा ये निश्चित संख्यावाचक। आपने कहा आधे आम, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। आपने कहा 2 किलो आम, तो 2 आम होते तो यहाँ पर था, लेकिन 2 किलो की बात चल रही है, तो परिमाण हो गया आपका नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। मैंने आपसे कहा मैं 2 केले खा सकता हूँ, सर बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप नंबर 1 की बात करो। मैंने कहा मुझे आधा दर्जन केले चाहिए, देखो अगर होता आधा किलो, तो आधा किलो आ जाता निश्चित परिमाण में, क्योंकि किलो को तोला जाएगा और किलो का भी पता लगा, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो। लेकिन आधा दर्जन, दर्जन आपका गिना जाएगा, तो यहाँ पर गिनने की बात आपकी आ रही है, और आपका कितने दर्जन, आधा दर्जन, तो आपका निश्चित संख्यावाचक है जी, 1 की बात कर रहा है। आपने कहा आधे केले, कन्फ्यूजन दूर करें, आधे केले, अब ये नहीं पता आधे में से कितने, तो जाहिर सी बात है केले तोल कर तो लिए नहीं जाते, साधारणतः बात चल रही है आपकी पक्के केलों की, कच्चे केलों की बात नहीं चल रही। आपने कहा आधे केले, तो आधे केले मतलब अगर 10 होंगे तो उसके 5, 12 होंगे तो उसके 6, तो मतलब गिनने की बात चल रही है सर, लेकिन ये नहीं पता गिनने हमें कितने हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक। तो ये आपका कन्फ्यूजन है जो आप दूर करेंगे। ठीक, चलो आप इसको समझें। अगले मैं बात करूंगा क्रिया विशेषण की। देखो क्रिया विशेषण क्या है,
क्रिया विशेषण का मतलब है ऐसे विशेषण जो कि विशेषता तो बताते हैं लेकिन संज्ञा सर्वनाम की नहीं बताते, बल्कि विशेषता बताते हैं क्रिया की। तो उदाहरण के परिभाषा के तौर पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि राम तेज लिखता है, तो देखो विशेषता बताई तेज ने, लिखना अपने आप में क्रिया होगी, क्रिया का होता है करना, तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। जैसे आपने कहा कि वह अच्छा गाता है, हो गई बात भाई, गाना विशेषता होगी, अच्छा गाता है। आपने कहा कि मैं धीरे बोलता हूँ, बोलना क्रिया हो गई और विशेषता किसकी बताई, धीरे की बताई। तो ये जो शब्द हैं ये आपके क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो, जो अभी विशेषण की परिभाषा आपको बताई गई थी, विशेषण की परिभाषा क्या थी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और वहाँ से मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम को हटवा दिया था। इसीलिए हटवाया था क्योंकि अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं तो विशेषण तो क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं ना, तो इसीलिए इसकी पर्टिकुलर परिभाषा थी, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की बताएंगे तो अलग बात है और क्रिया की बताएंगे तो आपकी अलग बात है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक आपको और थोड़ी सी बात सीखनी है जो आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, क्या कि सर क्रिया विशेषण तो आपने कई सारे प्रकार का बताया था। हाँ जी बिल्कुल बताया था, लिख देता हूँ कितने प्रकार का था, दोबारा से जो भी थे उनके नाम रिपीट कर देता हूँ। चलो ग्रीन मार्कर से आपका लिखा था कालबोधक या कालवाचक भी कह सकते हो, कालबोधक क्रिया विशेषण। इसके अलावा आपका लिखा गया था स्थानवाचक था शायद दूसरे नंबर पर, स्थानबोधक। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूँ आपका तो रीतिवाचक। इसके अलावा आपका था गुणवाचक। इसके अलावा आपका था यहाँ पर परिमाणवाचक, और एक था आपका यौगिक। चलो इनके बारे में बात करेंगे। काल का मतलब आपका हो गया समय से, है ना। तो जो समय का बहुत गहरा हो, जैसे समय का मैं मान लीजिए आपके सामने एक या दो उदाहरण लिखूंगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कि कल पढ़ना, देखो विशेषता बताई पढ़ने की, लेकिन कब पढ़ोगे, कल। कल किसका बहुत गहरा है, समय का। आपने कहा कि वह आज आएगा, तो वो आएगा तो विशेषता होगी क्रिया, लेकिन कब आएगा, आज। आज आपका हो गया समय की बात है, ठीक है जी। तो आपका हो गया समय, आपका कालबोधक। स्थान मतलब आपका प्लेस, जैसा आपने कहा कि ऊपर आओ, नीचे जाओ, तो देखो अब यहां पर बात चलिए ऊपर आना नीचे जाना, तो स्थान की बात चल रही है, ठीक। बात आप चलिए रीति की, तो रीतिवाचक मतलब आपका मतलब नॉर्मल आपका, है ना, जैसा आपने अभी पढ़ा था। जैसे आपने कहा कि वह तेज दौड़ा, है ना, तो वही आपका वाक्य यहाँ पर आ जाएगा, तो लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपका लिख देता हूँ कि वह तेज दौड़ा, धीरे चला, अच्छा लिखा, तो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। गुण का मतलब आप उसके पर्टिकुलर किसी गुण की बात करोगे, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोयल मीठा गाती है, वह अच्छा गाता है, तो ये आपकी जो है उसके गुण की बात चल रही है आपकी, ठीक। ये बात ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, और बात करेंगे परिमाणवाचक की। परिमाण का मतलब आपका है, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत पढ़ा, तो परिमाण मतलब आपका यहाँ पर एक क्वांटिटी की बात होगी, मैं कितना पढ़ा, बहुत पढ़ा, क्योंकि आपकी और पढ़ना होगी अपने आप में क्रिया, तो ये बात हो गई। यौगिक का मतलब है जो दो या अधिक क्रियाओं से मिलकर बने हो, जैसे उस आपने कहा कि वह सवेरे सवेरे जागता है, तो दो आपके हो गए सवेरे सवेरे। उसने कहा कि वह दिन रात मेहनत करता है, दिन और रात, तो ये इस प्रकार के आपके यौगिक हो जाते हैं, जो कि क्रिया विशेषण का प्रकार है। हालांकि इसको इतना ज़्यादा क्रिया विशेषण को डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, संख्यावाचक को तो पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो ये हो गए। इसके बाद बच्चे और क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रविशेषण की। अब देखो प्रविशेषण क्या होते हैं, जिसको अर्धविशेषण भी कहा जाता है। देखो समझो, ये प्रविशेषण आपके होते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। इंपॉर्टेंट है, विशेषण की विशेषता बताने वाले
शब्द ही आपके कहलाते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताएगा। देखो कैसे, मैं आपके सामने एक वाक्य लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि यह कार लाल है, और मैंने आपसे कहा यह कार हल्की लाल है ना। रेड के भी आपके कई सारे कलर हो गए। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा यह कार लाल है, तो लाल आपका हो गया विशेषण, और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? आपकी लाल की। कोई दिक्कत, सॉरी कार की विशेषता बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे तरीके से देखना तो आपका विधेय विशेषण है, क्योंकि आपका विशेषण बाद में आया, विशेष से पहले आ गया। अब ध्यान से देखो तो ये तो आपका हो गया विशेषण, लेकिन प्रविशेषण क्या है? आपने कहा यह कार हल्की लाल है। ध्यान से देखो, कार कैसी है? हल्की लाल। देखो लाल नहीं है, लाल में भी कैसा आपका हो गया? हल्की लाल। तो इस हल्की ने विशेषता किसकी बताई? हल्की ने विशेषता आपकी बताई है लाल की, और लाल अपने आप में ऑलरेडी क्या था? विशेषण। तो इस वजह से विशेषण की भी विशेषता बताने वाला आपका शब्द हो गया जो है हल्की, और ये आपका कहलाएगा प्रविशेषण। तो ध्यान रखेंगे, जैसे आपने कहा कि वह तेज दौड़ता है, तो ध्यान से देखो आपने क्या लिखा कि राम सुंदर लिखता है। और अगली बात मैं आपसे कह दूं कि राम बहुत सुंदर लिखता है। जरा इन दोनों वाक्यों में आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो राम लिख रहा है, सुंदर लिख रहा है, तो सुंदर आपका हो गया विशेषण, ठीक। और विशेषण विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो एक्चुअल में होगा क्रिया विशेषण। लेकिन अब यहाँ पर राम लिख रहा है, राम सुंदर लिख रहा है नहीं, बल्कि बहुत सुंदर लिख रहा है। और यहाँ पर जो बहुत शब्द है इसने विशेषता किसकी बताई? सुंदर की। सुंदर अपने आप में क्या था? विशेषण। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द आपके होते हैं प्रविशेषण। बात क्लियर है? देखो 2 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताएगी, विशेषण की विशेषता बताएगी, इसलिए परिभाषा को आपको चेंज किया गया था। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, इनको अर्ध विशेषण भी कहा जाता है, या फिर प्राथमिक विशेषण। आगे बात करूंगा आपका निपात। निपात क्या है एक्चुअल में जो निपात है, अब यहाँ पे पूरा टॉपिक भी है, एक वीडियो इस निपात के ऊपर ही बनाएंगे बाद में चल करके। लेकिन फिलहाल विशेषण से रिलेटेड आपका समझो निपात आपके होते क्या हैं। निपात का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो विशेषण तो नहीं होते, क्योंकि अलग शब्द हैं आपके, ऐसे शब्द जो विशेषण नहीं होते परंतु विशेषता बढ़ाते हैं, बताते नहीं है बल्कि आपकी विशेषता बढ़ाते हैं। या इनकी एक परिभाषा मैं आपके सामने और दे सकता हूं। एक परिभाषा आपकी हो सकती है कि जिन शब्दों का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का अपना तो कोई अर्थ नहीं होता, परंतु अन्य शब्दों की विशेषता बताते हैं, अन्य शब्दों की विशेषता बढ़ाते हैं। देखो इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, बड़े सही तरीके से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि वह आया है या वह आया होगा। इसके अलावा एक शब्द आपके सामने लिखा, वह आया तो होगा या वह भी आया होगा। अच्छा एक बात और समझेंगे, जो विशेषण है ना, जैसे आपने लिखा काला पेन, तो पेन की विशेषता थी काला होना, तो विशेषण का अपना कोई स्पेशल अर्थ होता है, जैसे काला, पीला, हरा, नीला, अच्छा, बुरा, इन सब का अपना अर्थ होता है। निपात का अपना कोई अर्थ भी नहीं होता, इसमें लिखा ना जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन विशेषता बढ़ाते हैं। देखो कैसे, आपने एक वाक्य लिखा कि भैया कि वह आया होगा, तो साधारण वाक्य है ये। अब मैंने एक शब्द लिखा कि वह भी आया होगा, इस भी पर अंडरलाइन करें, आप इस पर जरा गौर करें। इस भी का अपना तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन इसने वाक्य में एक विशेषता बढ़ा दी, वह आया होगा, साधारण वाक्य वह भी आया होगा, तो विशेषता बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे शब्द आपके निपात हो जाएंगे, जिसमें आपका भी आता है, तो आता है, तक आता है ना, ये शब्द आपके आते हैं। खास करते तो आपके 3 शब्द हैं, लेकिन और बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने कहा वह तो बात ही नहीं करता,
है ना। मैं कल आऊँगा, साधारण वाक्य, मैं कल तक आऊँगा, ठीक, मैं तो कल आऊँगा, मैं भी कल आऊँगा, तो ये ऐसे शब्द आपके कहलाते हैं निपात, ठीक जी। तो ये आपके हो गए विशेषण। चलो खैर, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं विशेषण में 5 मिनट की, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए एग्जाम में आने के लिए। अब मैं विशेषणों पर प्रभाव की बात करूंगा, तो विशेषणों पर जो प्रभाव पड़ता है, जो विशेषणों में परिवर्तन होता है, 3 प्रकार से विशेषणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, या विशेषणों पर प्रभाव। तीन प्रभाव विशेषणों पर देखने के लिए मिलते हैं। लिंग का प्रभाव विशेषणों पर आपका पड़ जाता है, वचन का प्रभाव विशेषणों पर आपका पड़ता है, और साथ में साथ आपका कारक का प्रभाव विशेषणों पर आपका पड़ता है। लिंग, हिंदी में 2 लिंग माने गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, 3 की 4 की कोई चर्चा नहीं है। देखो कैसे पड़ेगा, जैसे आपने कहा, मान लीजिए आपने कहा काला पेन और काली गाड़ी। ध्यान से देखो, पहले विशेषण क्या है, पहले शब्द में आपका काला। अब देखो काले ने विशेषता बताई पेन की, क्योंकि पेन आपका पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए शब्द था आपका काला। लेकिन अगर मैं पेन की जगह मैं पेंसिल कर दूं या गाड़ी कर दूं, अब देखो मैंने पेन का फीमेल मान लीजिए पेंसिल बना दिया, इसको ऐसे ले लेते हैं, तो मैंने फीमेल तो इसका बनाया, लेकिन काला शब्द अपने आप में क्या बन गया, काली हो गया। तो देखो लिंग का प्रभाव पड़ा। ये वाक्य एग्जाम में आपका कई बार आया है कि विशेषणों पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग, वचन, कारक और काल कर देगा वो, तो काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, या कुछ और भी लिख दे। वचन का कैसे पड़ेगा, देखो मैं एक वचन बहुवचन की बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अच्छा लड़का, मैं इसका बहुवचन बना देता हूं, मैं अच्छा की जगह आपसे करता हूं आपका, लड़का की जगह लड़के कर देता हूं। मान लो जब मैंने लड़का की जगह लड़के कहा, तो आप अच्छा नहीं कहोगे बल्कि आप क्या कहोगे, अच्छे। तो देखो इसे तो मैंने किया केवल इसे परिवर्तित, और ये आपका अपने आप हो गया, तो वचन का प्रभाव भी पड़ा। अब कारक का क्या प्रभाव आपका पड़ता है, कारक का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, जो है तीन तो खैर मैं आपका नहीं लिख रहा, मान लीजिए मैं आपसे कर देता हूँ आपका काला लड़का, ठीक। अब ये शब्द आपका साधा हो गया कि लड़का आपका उसका रंग हो गया काला, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कालों लड़कों को बाहर निकालो, या कालों लड़कों को अलग करो, और जो आपके सफ़ेद तो नहीं कह सकता, गोरे लड़के उन्हें आप अलग करो। तो आप ऐसा कर दो, यहाँ काले से बेहतर शब्द आप करेगा गोरा लड़का, गोरा लड़का, और मैंने कहा कि गोरों लड़कों को अलग करो, तो यहाँ पर शब्द आपका हो जाएगा गोरों। अब देखो लड़का का जैसे मैंने लड़कों किया, उसका मैंने कारक परिवर्तन किया, तो आपका गोरा का आपका गोरो शब्द बन गया। तो कारक का भी प्रभाव वचन पर पड़ता, आपका विशेषण पर पड़ता है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखेंगे। और विशेषणों की आप आखिरी बात और ध्यान रख सकते हैं, भाई विशेषण आपके कई बार ना शब्दों को जोड़ने से बन जाते हैं। जैसे आपने जो है कुछ शब्द आपके होते हैं जिसको लास्ट में आप जोड़ सकते हो, जैसे आपने शब्द का शाली, जैसे आपने कहा बुद्धि तो शब्द है, लेकिन आपने कहा बुद्धिशाली विशेषण हो गया। बल का बलशाली है ना, शक्ति से शक्तिमान बना सकते हैं आप। धन से मान लिया आपने कहते जी धन संबंधी है ना, तो बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप आखिरी बात करेंगे विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना, तो विशेषणों की तुलना 3 प्रकार से होती है, और इसको इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। तो 3 प्रकार से विशेषणों की तुलना होती है बच्चे। एक तुलना को हम आपका कहते हैं मूल अवस्था, दूसरी आपकी होती है उत्तर अवस्था, और थर्ड वन इस तीसरी आपकी होती है उत्तम अवस्था। ये आपकी डिग्री है। इसको आप कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो मूल अवस्था में क्या होता है, अगर मैं इनकी परिभाषा लिखना चाहूँ तो इसमें तुलना नहीं होती, केवल विशेषता बताई जाती है। केवल किसी भी वस्तु की आपकी विशेषता बताई जाती है। इसकी परिभाषा तो आपकी ये हुई। उत्तर अवस्था में क्या होता है, 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है।
और जब दो की तुलना करोगे तो एक को अच्छा बताओगे और एक को आप थोड़ा सा बेकार बताओगे, है ना। उसके हिसाब से उत्तम अवस्था क्या होती है, इसमें सभी की तुलना की जाती है और सभी की तुलना करके एक को अलग कर दिया जाता है, चाहे वो अलग करें आप अच्छाई में चाहे आप बुराई में। उदाहरण के तौर पर एक एक उदाहरण आपको बहुत है इनफ है बताने के लिए। जैसे आपने कहा कि राम सुंदर लिखता है, तो ये आपका तुलना कोई नहीं हुई, केवल विशेषता बताएगी लिखने की क्वालिटी, राम सुंदर लिखता है। अब मैं दो की तुलना कर देता हूं, आपने ऐसे किया राम श्याम से सुंदर लिखता है, लो जी। अब यहां पर किसकी बात हुई, राम की और श्याम की, तो राम श्याम से सुंदर लिख रहा है, तो दो की तुलना होकर के एक को अच्छा बता दिया। और तीसरा आपका इसमें होता है सभी की, आपने ऐसे कहा सभी की तुलना, राम सभी से अच्छा लिखता है, या राम क्लास में सबसे अच्छा लिखता है, तो राम सभी से अच्छा लिखता है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से, है ना। तो ये विशेषणों की आपकी तुलना भी आपकी 3 प्रकार से हो गई। तो खैर ये आज आपकी विशेषण के बारे में हमने चर्चा की। आपकी वीडियो लंबी होगी, लगभग 1 घंटे की वीडियो आपकी हो चुकी होगी। तो एक बड़ा टॉपिक आपका कवर किया है विशेषण हमने, और इस विशेषण के बाद इन्हें पढ़ने के बाद आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचता कि आपका विशेषण से कोई प्रश्न गलत हो जाए या छूट जाए। तो खैर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगले बार आपकी वीडियो के साथ मिलेंगे, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।